हेलो एवरीवन। बच्चों, अभी हमारे बहुत क्रूशियल लास्ट डेज कुछ बचे हैं हमारे फाइनल एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हम बहुत जोर शोर से पढ़ाई स्टार्ट की है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर पोर्शन ऑफ क्लास 12। सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, होम पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आज से बच्चों हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे चैप्टर वाइज मैं हर एक चैप्टर का अलग अलग लेक्चर अपलोड करने वाली हूं, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आपके टेक्स्ट बुक में से हम सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, अच्छी से समझेंगे, बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस है बच्चों, हम उन्हें बहुत अंडररेट करते हैं। सीधे आउट ऑफ द 80 मार्क्स आपका पेपर जो होगा दैट इज फॉर 80 मार्क्स, लेकिन 20 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले, मतलब पूरा 1/4 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों। मतलब इमेजिन द काइंड ऑफ वेटेज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरी करते हैं। तो अगर हमने ये 20 मार्क्स को अच्छी से समझ लिया, अच्छी से पढ़ाई कर ली, तो 20 मार्क्स दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वो हमारे पूरे मार्क्स जब हमें मिल जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस सोचिए कितना बढ़ जाएगा व्हेन वी आर राइटिंग द पेपर और पहला क्वेश्चन है एंड यू नो ऑल द आंसर्स, तो आपका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देन यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल द अदर क्वेश्चंस वेरी कॉन्फिडेंटली। एंड सेकेंडली, फ्रॉम द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, जब वो पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जामिनर, तो उन्हें लगता है कि अरे वाह, ये स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, सारे आंसर्स इसे आ रहे हैं। सो द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो बिकम्स वेरी पॉजिटिव। तो इसीलिए बच्चों, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को बहुत अच्छी से पढ़िए। ये सारा जो सीरीज है ये सिर्फ आपके लिए डाल रही हूं जिनका अभी एग्जाम है, so that you go through all the series and be assured that 20 marks so you have in your hands. Okay? और जब 20 marks आ जाएंगे तो rest only you have to solve for 60 marks. But this is 1/4 of your paper. So it is very very crucial that you go through all these lectures. समझ लीजिए, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स का जो भी मार्क्स है पूरे हमें मिलाने हैं। और इसमें क्या होता है बच्चों, यू ऑल्सो सेव अ लॉट ऑफ टाइम इफ यू नो ऑल द आंसर्स क्विकली। Okay, and the time that you save objective type questions में you can use that in solving the other problems. Okay, so ensure that इस series को आप बहुत ध्यान से सुनिए। सारे chapters का मैं objective type लेने वाली हूँ, so आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। One by one we are going to start. आज के इस लेक्चर में चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। आपका जो पेज नंबर 50 है आपके टेक्स्ट बुक में से, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, उसमें से हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स है। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। देखिए फर्स्ट वन क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग एंड रीराइट द सेंटेंसेस। नंबर 1, when there is no partnership agreement between partners, the division of profits takes place in dash ratio. ये तो हमें पता है, कौन से रेशियो में डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर कोई भी अग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप का जो रेशियो है दैट इज इक्वल, वी नो दिस। अच्छा, एग्जाम में आपको क्या करना है बच्चों, सिर्फ इक्वल नहीं लिख के आना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है। देखो, री राइट द सेंटेंसेस इट हैज बीन गिवन। हम गलती क्या कर देते हैं, एक एक वर्ड लिख के आ जाते हैं। नो, यू हैव टू राइट द एंटायर सेंटेंस। सिर्फ आधा 1 मिनट का काम है, आपको 1 मार्क मिलने वाला है, तो थोड़ा एफर्ट तो आपको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस, डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस समझने के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वी नो दिस राइट। ओके, थर्ड, अ डैश इज एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल का क्या मतलब होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, वी कांट फील इट। कौन सा एसेट है, देखो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल होती है, ब्रांड वैल्यू होती है, लेकिन यू कांट सी द गुडविल, यू कांट शो कि बाबा ये मेरे फर्म का गुडविल है ना, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस्ड बाय द पार्टनर टू द फर्म इज अलाउड एट द रेट ऑफ डैश। ये भी हमें पता है, हमने देखा हुआ है, जो बेसिक चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप का, फंडामेंटल्स, उसमें हमने देखा है, याद करिए, 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग एल्स। ओके, आगे, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप बिजनेस इज व्हाट, वी नो दिस, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। ऑप्शंस क्या है, लेट अस सी, ऑप्शंस में है अनलिमिटेड। ओके, नेक्स्ट, the Indian Partnership Act is in force since 1932. Next, maximum number of partners in a firm are dash according to the Companies Act. कितने होते हैं मैक्सिमम? मैक्सिमम होते हैं 50 और मिनिमम होते हैं 2. We know this, right? Okay, आगे, write the word or phrase or term which can substitute each of the following sentences. First क्या है,
पर्सन्स हु फॉर्म द पार्टनरशिप फर्म, क्या बोलते हैं उन्हें हम? वी कॉल देम पार्टनर्स, राइट? आगे वी ऑलवेज स्टिक लाइक दिस सो दैट हमारा कुछ छूटे नहीं. ओके, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फ्रॉम द बिजनेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं ड्रॉइंग्स. करेक्ट? एन एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्या बोलते हैं हम उसे? हम उसे बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म. करेक्ट? पार्टनरशिप फर्म, राइट? नेक्स्ट, एक्ट अंडर विच पार्टनरशिप फर्म्स आर रेगुलेटेड, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ओके, नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द रजिस्टर ऑफ रजिस्ट्रार, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम इसे? रजिस्ट्रेशन. जब हमें रजिस्टर करवाना होता है नाम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म, क्या बोलते हैं इसे? वी नो दिस, वी हैव स्टडीड दिस. पार्टनरशिप एग्रीमेंट को अगर हम राइटिंग में लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. हम यहां पे लिख देंगे पार्टनरशिप डीड, राइट? नेक्स्ट, अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स रिमेन कांस्टेंट. अगर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस हमें कांस्टेंट रखना है तो उस मेथड को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, राइट? 2 मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग. फ्लक्चुएटिंग मतलब पार्टनर्स के कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, एंड फिक्स्ड कैपिटल में हम 2 बनाते हैं. याद करिए, कैपिटल एंड करंट अकाउंट. तो अगर यहां पे बोला गया है दैट कैपिटल बैलेंस रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड. ओके, प्रपोर्शन इन विच पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट्स, उस प्रपोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सिंपल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखिए कितना इजी है. अगर हम ये सब अच्छी से कर लेंगे तो ये मार्क्स हमारे पूरे 100% मिलने वाले हैं हमें. तो प्लीज इसे आप हल्के में मत लो, बहुत अच्छी से गौर करिए, फटाफट हम सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे. नेक्स्ट, सच कैपिटल मेथड इन विच ओनली कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच पार्टनर, मतलब आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे और वो है कैपिटल अकाउंट. कौन सा मेथड है वो? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, राइट? ओके, आगे, द अकाउंट टू विच ऑल एडजस्टमेंट आर मेड व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड. अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो हम कौन से अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे? करंट अकाउंट में, बिकॉज कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा, करंट अकाउंट में सारे अप एंड डाउन होंगे, राइट? ओके, आगे, एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर दे आर ड्यू. हमने एक्सपेंस तो पे कर दिया लेकिन ड्यू डेट ही नहीं आई है, ऐसे एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस. ड्यू डेट से पहले अगर हमने पे कर दिया तो दैट इज प्रीपेड. 12th, the accounts that are prepared at the end of each accounting year. Now this is so simple, final accounts, right? आगे, an asset which can be converted into cash easily. ऐसे assets को हम क्या बोलते हैं? जिन्हें फटाफट हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट या फिर लिक्विड एसेट्स. करंट और लिक्विड, जिन्हें हम क्विकली कैश में कन्वर्ट कर सके. ओके, नेक्स्ट, ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड फर्स्ट इन द बैलेंस शीट. यहां पे देयर इज वन स्लाइट प्रिंटिंग मिस्टेक, यहां पे होना चाहिए था ऑर्डर इन विच फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. फिक्स्ड एसेट हम रिकॉर्ड कौन से ऑर्डर में करते हैं? ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन, मतलब कौन से एसेट्स जल्दी बेच पाएंगे और कौन से एसेट्स को हमें टाइम लगेगा. ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन. ओके, नेक्स्ट, द अकाउंट इन विच सेलिंग एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड. जो भी सेलिंग एक्सपेंसेस हम कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. करेक्ट, तो यहां पे हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और सर्विस वो सारे ट्रेडिंग में जाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं. करेक्ट, आगे, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. अभी ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद करिए. देखिए, आपके समझने के लिए यहां पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, यहां पे हमें क्या बोला गया है? डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट साइड की जो टोटल है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड. तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे ग्रॉस लॉस होगा. तो यहां पे हम लिख देंगे ग्रॉस लॉस. करेक्ट, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती तो क्या हो जाता था? ग्रॉस प्रॉफिट. करेक्ट, आगे,
क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद करिए, ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां पे हमें क्या दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड इज मोर। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ बिजनेस को, नेट प्रॉफिट। तो यहां पे आप लिखोगे नेट प्रॉफिट। ओके, यहां पे एक बात याद रखनी है बच्चों, सिर्फ प्रॉफिट मत लिख के आना, बिकॉज प्रॉफिट दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस या नेट। तो अगर P&L से रिलेटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और अगर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है तो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ऑलराइट, आगे देखिए, आगे क्या दिया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद रीजंस। हमें रीजन भी लिखने हैं, ठीक है, सिर्फ ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है। फर्स्ट क्या है देखो, पार्टनरशिप फर्म इज अ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, ट्रेडिंग होता है या नॉन ट्रेडिंग होता है, पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग कंसर्न होता है, राइट। तो पहले तो हम यहां पे लिख देंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और अभी रीजन बताना है कि ये फॉल्स क्यों है। तो हमें बताना है दैट पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म्ड विद अ प्रॉफिट मोटिव, एंड जो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स होते हैं दे आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी और टू द मेंबर्स। Hence, partnership firm is a profit making concern and not a non trading concern. Getting it? आपको दोनों का डिफरेंस समझाना है कि बाबा पार्टनरशिप तो प्रॉफिट मेकिंग होता है और जो भी नॉन ट्रेडिंग होते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। दैट इज द रीजन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अभी याद करिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है उन्हें हम डेबिट करते हैं और जो भी इनकम है उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो ये कौन से अकाउंट का रूल है, ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा अकाउंट है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सो दिस स्टेटमेंट इज false. Getting it? So we will write this statement is false because profit and loss account is a nominal account. We debit all the expenses and credit all the incomes. All right, next, carriage inward is a carriage on purchases. अभी बताइए मुझे ट्रू है या फॉल्स है। कैरेज इनवर्ड मतलब जो भी हमने परचेजेस किए हैं गुड्स, उन्हें फैक्ट्री तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कैरेज एक्सपेंसेस बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट फॉर गुड्स परचेज। तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, इट इज ट्रू। यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। Whenever goods are purchased, the expenses for carrying the goods till the factory are known as carriage inward. Okay? Next, adjustment are recorded in partner's current account in fixed capital method. फिक्स्ड कैपिटल मेथड मतलब कैपिटल अकाउंट को हमें टच नहीं करना है, करंट अकाउंट में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, करेक्ट। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू बिकॉज अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड two accounts are prepared, capital account and current account, and all the increase or decrease are shown in the current account. ठीक है, आगे prepaid expenses are treated as liabilities. अभी मुझे बताइए प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं। प्रीपेड मतलब जो हमने पहले कर दिए हैं लेकिन वो ड्यू कब है, ड्यू इज इन द फ्यूचर बट वी हैव पेड इट राइट नाउ। इसका मतलब जो भी मुझे बेनिफिट होने वाला है उस एक्सपेंसेस से, जो सर्विस मिलने वाला है या जो भी प्रोडक्ट मिलने वाला है वो मुझे फ्यूचर में मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस मेरा लाइबिलिटी है या एसेट है। इफ आई विल रिसीव एनी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसेट। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Prepaid expenses are treated as an asset of the firm because benefit of the same will be received in the future. Okay? All right. Next, if partnership deed is silent, partners share profits and losses in the proportion to their capitals. What is this? This is a false statement. ये तो हमें बहुत अच्छी से याद है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहती है तो हम कौन सा रेशो यूज करते हैं, हम इक्वल रेशो यूज करते हैं। ओके, आगे बैलेंस शीट इज एन अकाउंट। अकाउंट है बैलेंस शीट नहीं। फर्स्ट लाइन क्या सीखी थी हमने जब बैलेंस शीट सीखा था, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट which shows financial position of the business. Assets and liabilities हम दिखाते हैं, it is not an account. So this statement is false. Okay, next, wages paid for installation of machinery is a revenue expenditure. याद करिए मैंने क्या बोला था, जो भी फिक्स्ड एसेट्स को हमें पुट टू यूज, रेडी टू यूज करने तक के जो एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो वेजेस हो चाहे इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, जो भी आप पे करते हो टिल दैट पर्टिकुलर एसेट इज रेडी टू यूज, वो सारे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम वो एसेट को डेबिट करते हैं।
सो इसीलिए इट इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, तो यहाँ पे हमने फॉल्स लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। अभी आप याद करिए, इनकम अगर मुझे एडवांस में मिल गया है, जिसके बदले में सर्विस मुझे बाद में प्रोवाइड करनी है, जो भी गुड्स होंगे वो बाद में प्रोवाइड करने हैं, लेकिन मुझे पैसा अभी मिल गया, तो ये क्या हुआ मेरे लिए? इट इज माई ऑब्लिगेशन, सो इट बिकम्स माई लायबिलिटी। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Why? Because income has been received before it is due and it is an obligation on the entity to provide the service or the products at a later date in the future. That is the reason this becomes a liability. Okay? Okay? RDD is created on creditors. अभी नाम में लिखा है Reserve for Doubtful Debts, RDD. तो किस पे क्रिएट होता है ये? Reserve for doubtful debts is created on debtors. Hence, this statement is false. ठीक है? Next, depreciation is not calculated on current assets. What is this statement? It is true because हम depreciation किस पे calculate करते हैं? Fixed asset पे calculate करते हैं, isn't it? तो ये true है statement. ठीक है? Next, goodwill is an intangible asset. हमने अभी ऊपर भी देखा था, goodwill को हम touch और feel नहीं कर सकते हैं. So that is the reason it becomes our intangible asset. So this is true. Next, indirect expenses are debited to trading account. बताइए अभी indirect expenses हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो हम ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। बैंक लोन इज अ करंट लायबिलिटी। अच्छा, अभी इसमें हमें दो चीजें समझनी है, बैंक लोन क्यों लेते हैं और करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं। करंट लायबिलिटीज क्या होते हैं? वो लायबिलिटीज विच वी आर गोइंग टू रीपे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन 12 मंथ्स, राइट। लेकिन बैंक लोन वी टेक जनरली फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 12 मंथ्स। तो बैंक लोन ये हमारा करंट लायबिलिटी हो सकता है क्या? नहीं। सो यहाँ पे हम बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज false because bank loan is generally taken for a period of more than 12 months, so it becomes a non-current liability. ठीक है? Next, net profit is debit balance of profit and loss account. अभी नेट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ? इनकम ज्यादा है ना, तो इसीलिए प्रॉफिट हुआ। इनकम कौन से साइड पे होता है? क्रेडिट साइड पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, राइट। इसका मतलब मेरी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, इसीलिए नेट प्रॉफिट हुआ। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेट प्रॉफिट इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट बैलेंस होगा तो उसे हम बोलेंगे नेट लॉस, राइट। ओके, देखिए ये जो है वो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो आपका पूरा 1 मार्क मिलेगा अगर आपने सही लिखा तो 1 मिनट के लिए तो आप टाइम दीजिए, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन यू राइट। कभी कभी जल्दबाजी हो जाती है एंड वी मेक मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स नहीं करके आना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छी से आपको सब समझाने वाली हूँ, सो प्लीज एंश्योर दैट आप गौर करिए मैं क्या बोल रही हूँ। ऑल द कॉन्सेप्ट्स आप दिमाग में बिठा लो, यू विल बी एबल टू डू इट फास्टर। लेकिन फास्ट करने के चक्कर में आपको गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सोच लो, अगर कोई भी डाउट है फॉर्मेट निकाल लो रफ वर्क में एंड देन यू कैन डू इट, ओके। बट गलती नहीं करना है, ये बहुत 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 आसानी से हमें मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइंड ऑड वन। मतलब हमें 4 चीजें दी गई है, आइटम्स दिए गए हैं और उसमें से हमें ऑड वन आउट निकालना है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्या है, वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी एंड इंपोर्ट ड्यूटी। वेजेस कौन से अकाउंट को डेबिट होता है? वेजेस इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरी कौन से अकाउंट को डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, बिकॉज गुड्स परचेज होते हैं तब हम कुछ ड्यूटी पे करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट। अभी आप मुझे बताइए कौन सा है इसमें से ऑड वन आउट? ऑड वन आउट इज सैलरी बिकॉज इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आपको रीजन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज पूछा नहीं है, but for your understanding I am telling you the reason, okay. Next, postage, stationery, advertising, purchases. Again, postage कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस, और परचेजेस कौन से अकाउंट में डेबिट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। अभी बता दीजिए क्या है ऑड वन आउट? परचेजेस, राइट। ओके, आगे कैपिटल, बिल्स रिसीवेबल, रिजर्व फंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज है, राइट। तो लेट अस लुक एट द बैलेंस शीट नाउ। बैलेंस शीट में कैपिटल कहा जाएगा?
लाइबिलिटीज साइड में। बिल्स रिसीवेबल कहा जाएगा, एसेट्स है ना तो एसेट साइड पे जाएगा। रिजर्व फंड लाइबिलिटीज साइड। बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट है, दिस विल बी आल्सो लाइबिलिटीज साइड। तो अगेन नाउ वी नो व्हाट इज द ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट इज बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, नेक्स्ट building, machinery, furniture, bills payable. Again, building is my asset, machinery is also my asset, furniture asset, bills payable liability. तो क्या हो गया odd man out? Bills payable. Simple, right? Next, discount received, dividend received, interest received and depreciation. देखिए सब received है, इसका मतलब सारा तीनों हमारे इनकम है। और depreciation is what? एक्सपेंस होता है ना, नॉन कैश। सो डेप्रिसिएशन इज आर ऑड वन आउट हियर। ओके, ऑलराइट, आगे कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सब नंबर 1, पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन डैश रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया है कौन से रेशियो में शेयर होता है, इक्वल रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो। ठीक है, इस रेशियो को हम ऐसे बोलते हैं 1:1। ठीक है, अगर आपको ऑप्शंस में 1:1 दिया गया है और इक्वल नहीं दिया गया तो प्लीज चूज 1:1। ठीक है, मतलब इक्वल। ऑलराइट, नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज डैश इन इंडिया, इज इट कंपल्सरी? नो, आप रजिस्टर नहीं भी करो तो चलेगा, दैट मीन्स इसे हम बोलेंगे इट इज ऑप्शनल इन इंडिया, या बोलेंगे इट इज नॉट कंपल्सरी इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी डैश। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस कैसा होना चाहिए, इट हैज टू बी लॉफुल, है ना, हमने ये देखा हुआ है फंडामेंटल्स में, राइट। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड, ये लाइबिलिटी का भी बहुत बार क्वेश्चन हमने देख लिया है, राइट। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज डैश अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, मतलब दो अकाउंट्स बनाएंगे, कैपिटल और करंट। तो कौन से अकाउंट में जाएगा ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स जाएगा करंट अकाउंट में, तो यहां पे हम लिख देंगे करंट अकाउंट। नेक्स्ट, द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज डेबिटेड टू डैश अकाउंट। डेबिट करना है मतलब एक्सपेंस ट्रीट करना है। तो एक्सपेंस किसके लिए है ये? अगर पार्टनर को हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके कैपिटल में, तो ये हमारे लिए, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो यहां हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर डैश लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। पार्टनर्स आर लायबल फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। कैसे लायबल होते हैं वो, उनका लाइबिलिटी कैसा है, याद करिए, जॉइंट एंड सेवरल। तो यहां पे हम लिख देंगे दे आर जॉइंटली एंड सेवरली, SEVERALLY, जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी होती है उनकी, राइट। आगे, पार्टनरशिप डीड इज ए डैश ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है पार्टनरशिप का? पार्टनरशिप डीड मतलब इट इज एन एग्रीमेंट, तो यहां पे हम लिख देंगे एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट, द विड्रॉल बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द फर्म इज डैश टू हिज अकाउंट। जो भी विड्रॉ करता है पार्टनर, मतलब ड्रॉइंग्स होती है उसकी, उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स के वजह से पार्टनर का अकाउंट कम होगा या बढ़ेगा? उसका अकाउंट कम होगा, तो हम उसके अकाउंट को करेंगे डेबिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, कौन सा अकाउंट बोला गया है वो याद करिए, डेबिट क्रेडिट की जल्दी मत करिए। हिज अकाउंट बोला गया है, तो मतलब उसका कैपिटल अकाउंट या उसका करंट अकाउंट, उसे हम डेबिट करते हैं। आगे, कमीशन पेएबल टू पार्टनर इज डैश टू द फर्म। कमीशन पे करना है, अगर पार्टनर को कमीशन पे करना है तो ये फर्म के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? फर्म के लिए इट इज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पे लिख दे इट इज एन एक्सपेंस टू द फर्म। सी ये ऑफ होना चाहिए था, एक्सपेंस ऑफ द फर्म या फॉर द फर्म। ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल एरर है बट इट्स ओके। ओके, आगे, व्हेन पार्टनर्स अडॉप्ट फिक्स्ड कैपिटल मेथड देन दे हैव टू ऑपरेट डैश अकाउंट। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं वो? करंट अकाउंट। सारे जो भी एडजस्टमेंट्स है सब करंट अकाउंट में जाएंगे। कैपिटल अकाउंट सिर्फ साइड में रहता है, उसका बैलेंस हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, ऑलराइट। आगे, इफ पार्टनर्स करंट अकाउंट शोज डैश बैलेंस इट इज शोन टू द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है हमें पता है, क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट,
The expenses paid for trading purpose are known as dash expenses. ट्रेडिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, राइट? ओके, आगे कैश रिसीट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर आर कॉल्ड एज डैश रिसीट्स. जो हमें बार बार मिलता है ऐसा जो इनकम है इसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स. नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड आर डिडक्टेड फ्रॉम. रिटर्न आउटवर्ड मतलब हमने कुछ खरीदा होगा इसीलिए तो हमने उसे रिटर्न किया. इसका मतलब हम किस में से डिडक्ट करेंगे? हमारे परचेजेस में से डिडक्ट करेंगे. सी, मैंने रिटर्न आउटवर्ड डायरेक्टली डिडक्टेड फ्रॉम और आंसर नहीं बताया है. वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. वेट फॉर अ मिनट. रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैंने कुछ खरीदा तब जाके मैंने रिटर्न किया, राइट? तो फिर इसका मतलब मैंने परचेजेस में से माइनस करना है, राइट? आपको गड़बड़ नहीं करनी है. दीज आर वेरी वेरी इजी, बट जस्ट काम डाउन फॉर 1 सेकेंड. थिंक कि ये क्या पूछा गया है एंड देन राइट द आंसर. ओके, आगे एक्सपेंसेस विच आर पेड बिफोर द ड्यू डेट आर कॉल्ड. ड्यू डेट बाद में है लेकिन हमने पहले ही पे कर दिया. पहले मतलब प्रीपेड, पहले पे कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट? नेक्स्ट, assets which are held in the business for a long period are called fixed assets. है ना? ज्यादा दिनों के लिए अगर हमने हेल्ड किए हैं इसका मतलब वो फिक्स्ड हो गए, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग अकाउंट में जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? ओके. व्हेन कमीशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर इट इज डैश ऑफ द बिजनेस. पहले भी यही आया था. कमीशन अगर हमने दिया है पार्टनर को तो ये बिजनेस के लिए क्या है? इट इज एन एक्सपेंस. तो आप लिख दीजिए एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर, बोथ आर ओके. When goods are distributed as free samples, it is treated as dash of the business. Free samples में हम goods क्यों देते हैं? क्या रीजन होता है? हमें मार्केटिंग करना है. ये हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडवर्टीजमेंट. हम फ्री में गुड्स क्यों बांटेंगे? बिकॉज हमारे प्रोडक्ट का हमें एडवर्टाइज करना है, राइट? ओके. नेक्स्ट, आंसर इन 1 सेंटेंस ओनली. व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? क्या होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? वहां पे हम सिर्फ एक अकाउंट बनाते हैं. याद करिए, सिर्फ एक अकाउंट जिसे हम कैपिटल अकाउंट ही बोलेंगे. नो अदर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड इज वन इन विच just one account is prepared, that is capital account, whose balance keeps on increasing or decreasing, that is keeps on changing every year because of adjustments in salaries, commission, interest on capital, interest on loan, etc. Right? Okay, next. Why is partnership deed necessary? ये सारा थ्योरी का पार्ट है. याद करिए, फंडामेंटल्स में हमने देखा है. पार्टनरशिप डीड में क्या दिया जाता है? पार्टनरशिप डीड में दिया जाता है जो भी ड्यूटीज है, राइट्स है, लाइबिलिटीज है, सबके बारे में इंफॉर्मेशन है पार्टनर्स के. और ये क्यों जरूरी है? क्या लगता है आपको? तो दैट फ्यूचर में जाके उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, इसीलिए पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है, इजंट इट? तो हम क्या लिखेंगे? व्हाई इज इट नेसेसरी? बिकॉज partnership deed lays down or regulates the rights, duties, liabilities of the partners, and hence disputes in the future can be avoided. That is the reason it is necessary. Okay? Okay, next. If the partnership deed is silent, in which ratio partners will share profit and loss? देखिए, ये भी हमने बहुत बार देख लिया. अगर partnership deed silent होती है, partners share profits and losses equally. Okay? Next. What is fixed capital method? In fixed capital method, 2 accounts are prepared, current account and capital account. The capital account remains constant, it remains fixed, and all the adjustments related to salary, commission, interest on capital, everything is provided in the current account, right? Okay. Next, how many partners are required to form a partnership firm? As per the Indian Partnership Act 1932, कितने चाहिए हमें partners? Minimum 2 partners are required for forming a partnership firm. What is a partnership deed? क्या होता है partnership deed? किसे बोलते हैं हम partnership deed? जो डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं. इट लेज डाउन द राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स. ओके, तो जहां पे पार्टनरशिप की एग्रीमेंट है, ये सब आपका बेसिक थियोरी है, आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म आखिर क्यों बनाई क्यों जाती है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है
हमें पता है, देखिए हमने जब स्टार्टिंग देखा था फंडामेंटल्स, बिकॉज सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ तो भी लिमिटेशंस थे, इसीलिए पार्टनरशिप फर्म बनाई गई। क्या लिमिटेशंस थे सोल प्रोप्राइटरशिप में? बिकॉज जो कैपिटल है या एक ही इंसान क्या क्या मैनेज करेगा, राइट? इसीलिए हमें ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? Because when business has to be set up in such a way which requires more capital or which requires more expertise, that time partnership firm comes into existence. ठीक है? The partners themselves share capital, management, profits and losses from the business. ठीक है? What rate of interest is allowed on partners loan in the absence of an agreement? ये भी हमने देख लिया, 6% per annum, right? तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6% per annum. What is the minimum number of partners in a partnership firm according to the Indian Partnership Act 1932? Minimum 2. ठीक है? With what is the liability of a partner? क्या होती है liability? Unlimited, joint and several. इसका क्या मतलब होता है? That if the assets of the business are insufficient to pay the liabilities, then the personal assets of the partners can be used to pay them off, right? And joint and several matlab if one of the partner is insolvent, then the other partners have to bear the liability. Hence partners की liability is unlimited, joint and several. Okay? In the absence of partnership deed, what is the rate of interest on loan advanced by partner to the firm? देखिए कितनी बार यही आ गया है हमें, है ना? अगर लोन है तो उस पे अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 6% पर एनम पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट देना है। ठीक है, आगे व्हाट डू यू मीन बाय प्री रिसीव्ड इनकम? ऐसा इनकम जो बिलोंग फ्यूचर को करता है लेकिन अभी मिल गया, इसे हम प्री रिसीव्ड बोलते हैं, राइट? तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एन इनकम विच बिलोंग्स टू द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड बट इट इज रिसीव्ड इन द करंट पीरियड इज नोन एज प्री रिसीव्ड इनकम. It is an obligation for the firm because the services or the products have to be provided in a future date. That means it is an obligation. That means it is a liability for the firm, right? Okay. What is the effect of adjustment of provision for discount on debtors in the final accounts of partnership? अभी याद करिए, डिस्काउंट है डेटर्स पे, इसका मतलब डेटर्स हमें कुछ कम पैसा देने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बिकॉज नुकसान हो गया ना हमारा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे. ओके, और सेकेंडली जो बैलेंस शीट में डेटर्स है उसमें से हमें माइनस करना होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. याद आ रहा है? यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट इफेक्ट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट? एंड सेकेंड इफेक्ट विल बी इट विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द डेटर्स बैलेंस on the asset side of the balance sheet. Okay, next, when is partners current account opened? ये भी देख लिया हमने बहुत बार, करंट अकाउंट हम कब ओपन करते हैं, when we follow fixed capital method, that time we open two accounts, current and capital. तो यहाँ पे आंसर is fixed capital method. Okay, next, as per which principle of accounting closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less. This accounting principle is known as conservative principle. ये सारे जो भी प्रिंसिपल्स है बच्चों, वो मैंने एक अलग से लेक्चर में दिए गए हैं. अगर अभी तक वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक दैट आउट. मैंने सारे प्रिंसिपल्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. आपके अकाउंटिंग जर्नी में ये बहुत जरूरी है दैट यू नो कि बेसिक फाउंडेशन क्या है जिसके ऊपर सारे प्रिंसिपल्स बेस्ड है, जिसके ऊपर सारा जो भी अकाउंटिंग है वो हम करते हैं. ओके, सो दिस इज नोन एज कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल. व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विद रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देना कंपलसरी है क्या? नहीं. तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलती है, दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी नहीं है. इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड. ठीक है, ऑलराइट. व्हाई इज बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड? बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस. So we have to understand how much assets and how many liabilities we have. That is the reason we prepare balance sheet, right? तो हम क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड वी प्रिपेयर इट टू असर्टेन द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ठीक है. व्हाई वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, सारे
डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वेजेस क्या है, अभी हमने देखा था फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो भी हम वेजेस इंस्टॉलेशन के लिए यूज करते हैं वो सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो जाहिर है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे जो भी वेजेस है विच आर पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, हेंस इट विल नॉट बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट इनकम? सोचिए क्या हो लगता है आपको। इनडायरेक्ट इनकम एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट इनकम वो होता है जिसके लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया, और इनडायरेक्ट इनकम्स वो होते हैं जो हमें हो जाते हैं लेकिन दैट इज नॉट द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड द बिजनेस, दैट इज नॉट द प्राइमरी रीजन। जैसे इंटरेस्ट मिल गया है किसी इन्वेस्टमेंट में या डिविडेंड मिल गया है, ठीक है, दीज आर ऑल इनकम्स विच आर रिसीव्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, बट दिस इज नॉट द प्राइमरी सोर्स फॉर विच बिजनेस वाज स्टार्टेड। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है। Why partners capital is treated as long term liability of the business? सिंपल, पार्टनर जो भी हमें पैसा देता है या फिर अगर एसेट्स या फिर कुछ काइंड में लेके आया उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और ये जो है वो बिजनेस के साथ रहेगा, राइट, जब तक पार्टनर रिटायर नहीं हो जाता या जब तक ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर उसके हम एग्जीक्यूटर को नहीं दे देते तब तक वो जो कैपिटल है वो बिजनेस में रहने वाला है, राइट। तो इसीलिए ये हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गया। सो वी आर गोइंग टू रिटर्न इट ओनली व्हेन द पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, हेंस इट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ठीक है। आगे, डू यू डिसएग्री और अग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स? ठीक है। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, प्रॉफिट्स पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू कैपिटल रेशियो, अग्री और डिसएग्री? डिसएग्री हमने बहुत बार देख लिया, इक्वल रेशियो है। ठीक है। नेक्स्ट, current account always shows a debit balance? No, it can show a credit balance also, right? So this is again disagree. It is compulsory to have partnership agreement in writing. Is it compulsory? No, it is optional. तो इसे भी disagree. Next, partnership firm is a trading concern, right? Yeah. So this is agree. An interest on capital is an expenditure for the partnership firm. It is an expenditure for the firm and it is an income for the पार्टनर, तो यहां पे हम लिख देंगे अग्री। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स, करेक्ट, अग्रीड। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी और कमीशन, अभी देखिए क्या लिखा है, एंटाइटल्ड टू गेट मतलब आपको देना ही देना है उनको सैलरी और कमीशन। इज इट कंपल्सरी? नो, इट इज ऑप्शनल। तो यहां पे हम लिखेंगे डिसअग्री। व्हाई? बिकॉज ये कंपल्सरी नहीं है पेमेंट करना, तो एंटाइटल वर्ड नहीं यूज होगा। ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट रिमेन्स कांस्टेंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। यस, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनाते हैं हम, कैपिटल और करंट, और कैपिटल अकाउंट कांस्टेंट रहेगा और सारे फ्लक्चुएशंस कहां होंगे? करंट अकाउंट में होंगे, तो यहां पे दिस इज अग्री। ऑलराइट। नेक्स्ट, Indian Partnership Act came into existence in the year 1945. No, it came into existence in 1932. So this is disagree. Profit and loss account reflects the true financial position. No, balance sheet reflects the true financial position. तो ये disagree. Amount borrowed by partner from his business will be debited to current account. अगर उसने कुछ borrow किया है तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे? करेक्ट, करंट अकाउंट को करेंगे, तो ये agreed है। Sold but undispatched goods must be part of valuation of closing stock. अभी अगर मैंने कुछ बेच दिया है, मैंने वो डिस्पैच नहीं किया है, वो हो जाएगा डिस्पैच, लेकिन मैंने बेच दिया तो मैंने सेल्स में इंक्लूड कर दिया, तो मैं उसे स्टॉक में कैसे दिखाऊंगी? वो तो डबल रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना। तो या तो मैं सेल्स में दिखाऊंगी या स्टॉक में। अगर मैंने बेच दिया तो मेरे सेल्स में चला गया, तो मुझे उसे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं दिखाते आता है। सोल्ड बट अनडिस्पैच्ड गुड्स must be part of valuation of closing stock. We disagree with this statement. ठीक है। Carriage inward is a selling and distribution overhead. No, carriage inward direct expense है ना, हम trading account में दिखाते हैं, तो this is again disagree. Okay. Gross profit is an operation profit. Now बच्चों यहाँ पे गौर करिए, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? डायरेक्ट इनकम में से जब डायरेक्ट एक्सपेंस हम माइनस करते हैं तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। ठीक है। डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस, इसमें से हम माइनस करेंगे सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो ऑफिस चलाने के लिए हमें एक्सपेंस की जरूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, वो सारे माइनस करके हमें यहां पे मिलता है ऑपरेशन या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है।
इसमें से मैं माइनस करूंगी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऐड करूंगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, फिर मुझे मिल जाएगा मेरा नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज एन ऑपरेशन प्रॉफिट, वी डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। गेटिंग इट? ओके। All financial expenditures are debited to profit and loss account. Yes, we agree with this statement. तो यहाँ पे ए लिख देते हैं. Free distribution of goods is debited to trading account. फ्री में अगर हम गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्टीजमेंट। तो वो हम कहाँ डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। सो दिस अगेन डिसएग्री। ऑलराइट, अभी क्या बच्चा देखो, कैलकुलेट द फॉलोइंग। अभी कुछ कैलकुलेशंस करने हैं। देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बाय 10%, क्लोजिंग स्टॉक वाज 30,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल है ना, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000 है, उसे हमने अंडर वैल्यू किया है 10% से, मतलब 10% से माइनस करेंगे 3,000, तो कितना बचता है? 27,000। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 27,000। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट 12.5% पर एनम डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 2,20,000 पे एक साल के लिए, मतलब 2,20,000 इंटू 12.5%, ये कितना आ रहा है? 27,500। एंड 10,000 पे 6 मंथ्स के लिए, सो 10,000 उसका 12.5%, एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ्स, सो 6/12, दिस इज हाउ मच? 625. So total depreciation will be 28,125. All right, next. Insurance premium is paid for the year ending 1st September 2019. मतलब 12 महीनों के लिए आपने पे किया, ईयर एंड लिखा है, तो ये जो साल है ये 1 सितंबर 2019 को 12 मंथ्स कंप्लीट हो रहे होंगे, इसलिए हमने इंश्योरेंस वहां तक का पे किया है। अमाउंटेड टू 1,500. Calculate prepaid insurance assuming that year is ending on 31st March 2019. अभी देखिए मैं एक टाइमलाइन बनाती हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे क्या है? 1 सितंबर 2019, इसके पीछे आप 12 महीने जाइए, मतलब 1 सितंबर 2018 से लेके 1 सितंबर 2019, ये 12 मंथ्स के लिए हमने कितना पे किया है? 1,500। ये पूरा 12 मंथ्स के लिए हमने 1,500 रुपीज पे किया। ठीक है, अभी बीच में यहाँ पे क्या आ जाता है? 31 मार्च 2019। ठीक है, अभी ये क्या दिया गया है? Calculate prepaid insurance assuming that the year ending is 31st March 2019. ठीक है, 31st मार्च 19 से लेके 1 सितंबर तक कितने महीने होते हैं? देखो यहाँ पे प्रीपेड हो गया ना, अगर 1 सितंबर तक पे किया है, इसका मतलब आगे के महीनों के लिए पे किया, सो दैट इज द प्रीपेड पोर्शन फ्रॉम 1 अप्रैल टिल 1 सितंबर। कितना? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1 सितंबर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिर्फ अगस्त तक के महीने हम कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स 5 मंथ्स। तो प्रीपेड 5 महीनों के लिए हो गया, करेक्ट। तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 1,500 इज फॉर 12 मंथ्स, तो 5 मंथ्स के लिए कितना हुआ, है ना? तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 625, राइट? तो हमारा प्रीपेड कितना हो गया? 625। प्रीपेड इंश्योरेंस इज 625। ऑलराइट, गेटिंग इट? ओके, आगे फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, हमें कुछ अमाउंट्स दिए गए हैं यहाँ पे, सो लेट अस मेक अ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, दिस इज अ रफ फॉर्मेट। परचेजेस है 30,000, दिस इज माय परचेजेस। सेल्स है 15,000। हमें फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, हम रफली आंसर्स बना रहे हैं। कैरेज इनवर्ड डेबिट होगा 2,400। ठीक है, कैरेज इनवर्ड। ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग स्टॉक इज 10,000। परचेज रिटर्न 1,000 का, तो यहां पे माइनस होगा 1,000 परचेज रिटर्न। एंड क्लोजिंग स्टॉक 36,000। This is my stock. ठीक है, this is a rough format of the trading account and let us find out now the gross profit or gross loss. ये total आ रहा है 51,000
और ये हमारी टोटल आ रही है 41,400। तो 51,000 ज्यादा है, राइट। इसका मतलब 51,000 माइनस 41,400 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट 9,600, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट इज 9,600। नेक्स्ट, borrowed loan from Bank of Maharashtra 2 lakh on 1st October 2019 at rate of 15% per annum. Calculate interest on bank loan for the year 1920 assuming that the financial year ends on 31st March every year. ठीक है, 2 lakhs लिया है 15% per annum, 1st October 19 को लिया। तो 1st October से लेके 31st March तक कितने महीने होते हैं, लेट अस सी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स, राइट। तो 6 मंथ्स का हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। 2 लाख एंड रेट इज 15% पर एनम। तो 2 लाख पे 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। कितना आ रहा है ये, दिस कम्स टू 15,000, राइट। Okay, so we have come to the end of our objective types for our first chapter. I hope बच्चों ये सब objective types आपको बहुत अच्छी से समझ गए हैं। अगर बहुत अच्छी से समझ गए हैं, प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं पूरा रिवीजन लेक्चर्स आपके लेने वाली हूँ। इस साल हमें मोर देन 90% मार्क्स के लिए एम करना है अकाउंटेंसी में, और मेरी गारंटी है अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे बच्चों तो आपको 90% अबव जरूर मिलेंगे अकाउंटेंसी में। प्लीज एंश्योर दैट ये सारे लेक्चर्स आप देखिए whenever you feel like during the day because this is objective type, okay? तो आपको सॉल्व नहीं करना है, you just have to listen to what I am telling you। बहुत गौर से सुनिए, सारे कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहेंगे तो ये मार्क्स पक्के मिलेंगे आपको। 20 मार्क्स है, ये कम बात नहीं है बच्चों। तो प्लीज एंश्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द सीरीज जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, एंड कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।